हे गाइस, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विथ शिव। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है वास्तुशास्त्री। पता नहीं क्यों मगर हमारे देश के बहुत सारे लोग हमारे साइंस पे, हमारे जो साहित्य है उसके बारे में बहुत ही अंधश्रद्धा और अविश्वास की भावना उनके अंदर है, जो नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्री से वही चीज़ हमको दी जाती है और हम उसे मानने लगते हैं, मगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे साइंस ने बहुत ही बारीकी से ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रस्तुत की है, मगर हम उसे मानता नहीं हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, उससे ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें पता चलने वाली हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आप मानते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मगर आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अगर पता होगा तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि साइंस में भी सब एक्सपेरिमेंट से ही होता है। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा साइंस है जो हम नहीं जानते हैं, और जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उस पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डीप नॉलेज उससे मिलता है। शायद बाहर के देश में लोग ये सब जानते हैं, इसलिए हमको वो बताते नहीं हैं और हमें पता नहीं चलता है, मगर मैं मानता हूँ हमारे देश के लोगों को तो इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के संस्कृत महाविद्यालय के रिटायर्ड लेक्चरर कनुभाई पुरोहित, प्रोफेसर कनुभाई पुरोहित, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है बृहद वास्तु मंजूषा, जो गुजराती और हिंदी में अवेलेबल है, जो अभी भी वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के क्लास चलाते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे शास्त्रियों को और ज्योतिष शास्त्रियों को उन्होंने ही वास्तुशास्त्र और ज्योतिष का नॉलेज दिया है। तो आज उनके साथ हम ढेर सारी वास्तुशास्त्र की बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तुशास्त्र का साइंस क्या है, उसके पीछे क्या क्या तथ्य छुपे हुए हैं, और हम हमारी लाइफ को वास्तुशास्त्र के माध्यम से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट प्रोफेसर कनुभाई पुरोहित से। પ્રોફેસર કનુભાઈ પુરોહિત, વેલકમ ટુ અવર શો. તમે અહીંયા તમારો ટાઈમ કાઢીને આવ્યા એ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ઓકે. તમે મને બોલાયો અને આપણે મળ્યા, આનંદ થયો. હા, હવે એકચ્યુઅલી આ પોડકાસ્ટ મને ગુજરાતીમાં કરવાનો વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, પણ આપણે ગુજરાતની બહાર પણ પબ્લિક આ જોઈ શકે, એટલે હિન્દીમાં કરીએ તો વધારે બેટર રહેશે એમ ચાલે. है ना. तो अभी जो बोलेंगे हम वो सब हिंदी में बोलेंगे, ताकि गुजरात के बाहर की जो भी पब्लिक है उनको भी ये नॉलेज आपका मिल सके. जरूर जरूर. हमने देखा है कि आप प्रोफेसर हो, आपने बहुत सारे वास्तुशास्त्री और ज्योतिष शास्त्रियों को पढ़ाया है और उनको ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र का नॉलेज दिया है. तो हमें सबसे पहले आप बताइए कि वास्तुशास्त्र है क्या, उसका साइंस क्या है. वास्तुशास्त्र दरअसल साइंस ही है. ओके. इट इज़, वैसे ट्रेडिशनली देखे तो यत्र मर्त्याः अमर्त्याः वसन्ते इति वास्तु, जहाँ लोग रहते हैं, जिसका मरण निश्चित है ऐसे लोग रहते हैं, और जिसका मरण नहीं है ऐसे लोग रहते हैं. मतलब मंदिर का भी वास्तु, मकान का भी वास्तु, सभी जगह का वास्तु, कब्रस्तान का भी वास्तु, ग्रेवयार्ड का भी वास्तु. लेकिन ये साइंस है. इट इज़ ए साइंस ऑफ सोलर एनर्जी. ओके. क्योंकि सूर्य शक्ति से ही सब है. दूसरा, इट इज़ ए साइंस ऑफ विंड एनर्जी, क्लाइमेटोलॉजी, ओके, कॉस्मिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. All these concepts are related with वास्तु. ओके. मान लो कि हमारे यहाँ मुंबई वेस्ट में है. मुंबई के वेस्ट में अरब सागर है, तो और मुंबई वैसे नॉर्थ टू साउथ ऐसा बसा है सीधी लाइन में. तो
समुद्र के ऊपर से आने वाली ठंडी हवा मुंबई वालों को मिलेगी, लेकिन अगर जैसलमेर में हमें मकान बनाना है और वहाँ वेस्ट की खिड़कियां दरवाजे होंगे तो क्या हाल होगा? रेती के ढेर हो जाएंगे। दिस इज द क्लाइमेटोलॉजी एंड साइंस ऑफ वास्तु। ओके। तो और कॉस्मिक एनर्जी की बात करें तो गीता में भी है, ऊर्ध्वमूल मदशाख मस्वस्थम प्राहुरव्ययम, कि एक ऐसा पेड़ है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से उसका अर्थ करते हैं। योग वाले कहेंगे कि हमारे मस्तक में से ज्ञान तंतु सब नीचे जाते हैं, तो ज्योतिष वाले ऐसा कहें कि जो ऊपर ग्रह नक्षत्र जो है, तारा, उनका जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है और हमें शुभ या अशुभ परिणाम देता है, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। ओके। वैसे तो वास्तु की कथा है, प्रसिद्ध कथा है कि वास्तु को महादेव जी से उत्पन्न हुआ वास्तु पुरुष, उनके प्रस्वेद बिंदु से सभी ने उसको लेटा दिया जमीन पर और सब देवता जिन्होंने उनका जो जो भाग पकड़ा था उसके ऊपर बैठ गए। ये वास्तु ऋग्वेद कालीन है। ओके। इतने हजारों साल हो गए, जो जो देवता वहाँ बैठे थे वो वास्तु के देवता कहलाए। तो क्या वो देवता अभी तक वहाँ बैठे रहे हैं? आज भी हम मध्य में ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवाहयामि स्थापयामि करके पूजा करते हैं। तो क्या ब्रह्मा आज तक वहाँ बैठे हैं? महादेव आज तक वहाँ बैठे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज द कॉस्मिक एनर्जी। ओके। आकाश में से इन देवताओं की, इन रंगों की जो हमें अनुभूति होती है, उसका नाम ही कॉस्मिक एनर्जी और वास्तु है। ओके। तो यानी आपके हिसाब से जो भी चीज़ है उसकी जो एनर्जी है वही वास्तु होता है? हाँ बिल्कुल। ओके। बिल्कुल सभी एनर्जी है। ओके। मान लो हम किचन बनाते हैं, किचन तो किचन साउथ वेस्ट में ही बनाते हैं। ओके। साउथ ईस्ट किचन के लिए अग्निकोण कहा गया। अग्निकोण। लेकिन अग्निकोण में सभी जगह किचन नहीं मिलता। कई मकान ऐसे होते हैं जहाँ अग्निकोण में चाह कर भी नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही मकान मिलता है। ओके। वो उसमें मेन एंट्री हो, टॉयलेट हो, या उसकी टीवी रखने की जगह हो, या पैसे रखने की जगह हो, वो उसकी कुंडली के हिसाब से ही होगी। ओके। तो अगर अग्नि में हम किचन नहीं रख सकते तो वायव्य में रखने का विधान है। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन हमें जो जीते जी जिन पुरुषार्थों को सिद्ध करना है वो है धर्म, अर्थ और काम। तो अग्निकोण में धर्म और काम 2 पुरुषार्थ है। और वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स वायव्य में है, लेकिन उसमें काम का क्रम पहले आता है, धर्म का बाद में। तो अग्निकोण में किचन होगा तो गरम रसोई मिलेगी। धर्म क्या है? तो कि भाई वैश्वदेव होम करना, गाय को खिलाना, कुत्ते के लिए निकालना, अतिथियों को खिलाना, बड़े बुजुर्गों को खिलाना, बच्चों को खिलाना, और बाद में हमें भोजन करना चाहिए। दैट इज अवर धर्माचरण। तो काम क्या है? तो कि हमें हमारे स्वाद को भी देखना है। कभी पंजाबी खाने की इच्छा होती है, कभी स्वीट खाने की इच्छा होती है। तो अग्निकोण में अगर रसोई हो तो हमारा धर्म भी हम संभाल सकते हैं और हमारी स्वादेंद्रियों को भी परितृप्ति मिलती है। ओके। लेकिन वायव्य में डिफरेंस क्या है कि काम का क्रम पहला है। तो वायव्य में किचन हो तो जो रसोई बनाने वाली स्त्री हो वर्किंग वुमेन होती। ओके।
रास्ते में जाते जाते गाय मिल गई तो खिला देंगे, नहीं और मिली तो रसोई पहले बनेगी और सब लोग अपने अपने टाइम पे खाएंगे। ओके तो ऐसा हर एक जगह में, ईस्ट हो, ईशान हो, नैऋत्य हो, कहीं भी प्रत्येक जगह के किचन के अलग अलग डिफरेंसेस Differences और हैं। फल है। ओके ओके। आपने बोला ज्योतिष अपनी कुंडली के हिसाब से ही लोगों का घर होता है, तो कुंडली और यानी ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में क्या मेल होता है? सबसे पहले तो जिसको ज्योतिष नहीं आता वो वास्तुशास्त्री कभी नहीं बन सकता। ओके प्रत्येक ग्रंथ में, चाहे समरांगण सूत्रधार लो, मायमतम लो, राजवल्लभ लो, अपराजित पृच्छा लो, कोई भी वास्तुशास्त्र का ग्रंथ लो, उसमें वास्तुविद के लक्षण बताए हैं, जिसमें सबसे पहला उसका ज्योतिष आना जरूरी है। ओके ये सबसे पहला बता, क्योंकि वास्तु में आर्ट ऑफ जॉइनरी जिसे कहते हैं, फिर मुहूर्त आते हैं कि कब करना कब नहीं करना, फिर द्वार अगर स्थापन करना है तो द्वार चक्र देखकर, स्लैब भरना है तो मोभ चक्र देखकर, गृह प्रवेश करना है तो कलश चक्र देखकर। तो बिना ज्योतिष के ये सब नहीं आएगा। नहीं आता। दूसरा, वैसे आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि यहाँ किचन बना दिया, यहाँ बेडरूम बना दिया, यहाँ ईशान में पूजा रख दी, वास्तु हो गया। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। वास्तु के 21 अंग है, उसमें सबसे पहला है आय। आय मीन्स इनकम। इस घर में रहने आने के बाद आपके पास कितने पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, और उसका खर्च किस तरह से होगा। ओके तो आय और व्यय, फिर मकान का नक्षत्र निकलता है, योग निकलता है, तिथि निकलती है, और उसके आयुष्य तक की गणना है। ओके तो बिना ज्योतिष आए ये नहीं आएगी। जिसको वर कन्या मेलापक नहीं आएगा, वो मकान और मकान मालिक का मेलापक कैसे कर पाएगा। बराबर। सो ज्योतिष इज एसेंशियल फॉर वास्तु। ओके। बहुत सारे हमारे धर्म में भी अभी जो लोग आधुनिक हो गए हैं, तो आधुनिक के नाम से ये हमारी जो शास्त्र है, जो पौराणिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, इसको नहीं मानते हैं। तो कुछ उनके बारे में आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले माने या ना माने, यद भव्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। उनको उनके भाग्य के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से जो मिलना है वो ही मिलेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि कई लोग अच्छा मकान ढूंढते हैं, नहीं मिलता। जो मकान भी कुंडली के हिसाब से ही मिलेगा। ओके। आपके भाग्य में जो लिखा होगा, आपके भाग्य में जो लिखा है वो ही मिलेगा। ओके। एक दूसरी बात बता दूं कि भाग्य क्या है, तो मदर मल्टीप्लाइड विथ फादर इज इक्वल टू ए चाइल्ड। और चाइल्ड के लाइफ में अगर लड़का है तो पत्नी और लड़की है तो पति। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो 2 से 3 हो गए, तो कुटुंब हुआ। बच्चे का जन्म हुआ तो पैसे की जरूरत पड़ी, तो धन हुआ। बच्चे का पहला रिएक्शन उआ उआ वाणी हुई, तो ये सब प्रारब्ध है। तो धन प्रारब्ध है तो व्यय पुरुषार्थ है। ओके। आप कितना कमाओगे ये निश्चित है, लेकिन क्या बचा पाओगे दैट इज डिपेंड अपॉन योर एक्सपेंडिचर। किसी की कुंडली में अगर लिखा है कि ये चाकू चलाने में, छुरी चलाने में बहुत होशियार होगा, लेकिन छुरी तो एक स्टैबिंग करने वाला टपोरी भी करता है, चलाता है, और एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करके जान बचाएगा किसी की, और वो किसी का मर्डर करेगा। तो छुरी कैसी चलाएगा, छुरी चलाएगा ये तो इसके भाग्य में है। लेकिन छुरी चलाकर स्टैबिंग करेगा तो
क्रिमिनल हो जेल में जाएगा, जाएगा, हाँ, क्रिमिनल बनेगा, ऑपरेशन करेगा तो उसे डॉक्टर प्रसिद्धि मिलेगी, भगवान बन तो जाएगा। कैसा उपयोग करना है ये उसके पुरुषार्थ के ऊपर आधार है। ओके। तो इस प्रकार पति पत्नी की बात करें, हम्म। पत्नी कैसे मिलनी, पति कैसा मिलेगा, ओके। ये तो हमारे जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा। हम्म। लेकिन हाउ टू एडजस्ट विथ हर और हिम, और हाउ टू मेक हिम और हर एडजस्ट विथ अस, ये तो हमारे हाथ में है। परफेक्ट कैसे बनाना तो है। सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, ज्योतिष प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मिलते हैं तब वास्तु बनता है। ओके। शायद आपको याद नहीं होगा, मैं जब 10th में था, मेरे बड़े पापा आपके दोस्त थे, मैं आपसे मिला था, तो आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो 10th में था तभी से मेरे दिमाग में आ गई थी और अभी तक है वो। आपने बोला था कि हमारे सनातन धर्म के 3 मुख्य देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का काम है सर्जन करना, महेश जी का काम यानी रुद्र का काम है संहार करना, और विष्णु जी का काम है पालन पोषण करना। कि जो भी आदमी किसी एक आदमी का भी पालन पोषण करता है तो वो विष्णु जी का काम करता है, और जो विष्णु जी का काम करता है लक्ष्मी उसके वहाँ आती है। वो आपने मुझे बताया था, शायद पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मगर आपने बताया था और मुझे वो बात रह गई थी मेरे दिमाग में। तो आपकी ऐसी ऐसी बातें होती है कि जो लोगों को लग जाती है, यानी ऐसे दिमाग में आ जाती है। इसमें भी मैं बताऊं, हाँ। वास्तु मंडल में भी, हाँ। वास्तु का जो मंडल है उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। ओके। ब्रह्मा मध्य भाग जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं वो तो ब्रह्मा है। जो ईशान का कोण है उसमें जो सबसे पहले देव है वो शिखी है। ओके। तो शिखी के वजह से तो बहुत सारे अर्थ है। शिखी माने मयूर, शिखी माने ब्रह्मचारी, शिखी माने इंद्र, और शिखी माने महादेव। लेकिन वास्तु में एक निघंटु है जिसने रूलिंग दिया है कि यहाँ जब तक आप वास्तु के लिए अर्थ करो तो यहाँ महादेव ऐसा ही अर्थ करना है। तो महादेव है, बीच में ब्रह्मा है, और साउथ वेस्ट में जय के नाम से विष्णु भगवान विराजमान है। ओके। और इसीलिए विष्णु पालन पोषण करने वाले देवता है, इसीलिए साउथ वेस्ट में है वो, कि पूर्ण काम की जगह है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ओके। श्राद्ध भी हम साउथ की और दिशा में बैठकर करते हैं। जो हमारे पूर्वज है जो नहीं रहे उनके फोटो भी हम दक्षिण में लगाते हैं, क्योंकि विष्णु के सामने रखते हैं, क्योंकि विष्णु। तो आपने अच्छा याद दिलाया। हाँ। ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो सही बात है। और मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गई है वो बात आपकी। दूसरी एक बात बता दूं साथ साथ में, कि सभी देवताओं में 2 ही देवता ऐसे हैं जो अप टू डेट रहते हैं। एक तो विष्णु भगवान, वो कभी भी ट्रैक पहन के बाहर नहीं निकलेंगे। ड्रेसिंग उनका परफेक्ट होता है, परफेक्ट, रत्न जड़ माला, मुगट, शंख चक्र गदा पद्म सहित प्रेजेंटेशन। और दूसरा कामदेव। तो विष्णु, अगर हम रोज अप टू डेट, जब भी बाहर निकले अप टू डेट होकर के निकले, तो हमारी कोई समस्या ऐसा नहीं कि पूरा नहीं हो सके। बराबर। और द्वादशी के देवता विष्णु भगवान है, त्रयोदशी के कामदेव है। तो जिसका जन्म द्वादशी को हो और या त्रयोदशी को हो, उनको तो अप टू डेट रहना ही चाहिए। ओके। अभी जो आपने बोला कि सबकी कुंडली के हिसाब से ही उनको घर मिलता है, मगर मॉडर्न टाइम में जो अभी अर्बन ऐसे अपने एरिया है उसके अंदर घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, और घर मिलता है तो वास्तु इसका परफेक्ट इतना होता नहीं है, तो लोग डर जाते हैं कि वास्तु परफेक्ट नहीं है। तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा घर का वास्तु परफेक्ट है कि नहीं? चाहे एक छोटे एक कमरे का मकान हो, बेसिक रिक्वायरमेंट एक कमरा और टॉयलेट बाथरूम सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो उसमें एक कोने में रसोई करो,
एक कोने में मटका रखो, जहाँ रसोई है उसके लेफ्ट हैंड में मटका रखो, पानी का स्थान रखो, और खुली जगह है वहाँ सो जाओ, बैठो भी वहाँ और सो भी हो, तो उसको कुछ भी वास्तु नड़ने वाला नहीं है। हाँ। दूसरी बात कि आय व्यय ये अंग वगैरह एक कमरे में देखने की जरूरत ही नहीं होती। शास्त्र का विधान है कि 11 हाथ से कम हाइट वाला जो मकान है और 32 से ज़्यादा ऊंचाई वाला मकान है, उसमें आय व्यय कुछ देखने की जरूरत नहीं। ओके। मतलब इस फ्लैट में वी आर ऑन 7th फ्लोर, तो 32 हाथ से भी काफी हाँ, ऊंचा हाँ, हो गया, ऊपर हो गया। तो यहाँ आय व्यय कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ओके। तो शास्त्र का विधान है ये। तो जमीन से जो जुड़ा है जमीन से जुड़ा है उसको वास्तु दोष लगता उसको वास्तु दोष है। ओके। ज्यादा लगता है। ओके। खास करके अग्निकोण है, वहाँ पानी की टंकी होगी, तो अग्नि और पानी विरोधी तत्व है। एक कोयला है तो उसके ऊपर पानी छिड़कोगे तो भी बुझ जाएगा, लेकिन होली में बाल्टी भर के पानी डालोगे तो भी होली नहीं बुझेगी, पानी सूख जाएगा। तो दोनों विरोधी तत्व है, तो अग्निकोण में कभी भी पानी नहीं रखना चाहिए। और साउथ वेस्ट है तो नैऋत्य कोण में भी पानी बीमारी लाने वाला होता है और पैसे का भी फिजूल खर्ची होती है। तो ये 2 दिशाओं में पानी नहीं होना चाहिए, और वायव्य में अंडरग्राउंड टैंक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पानी का संग्रह होगा तो आदमी अपने आप को अकेला महसूस करेगा। तो चाहे मकान छोटा हो या बड़ा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ओके। हमने देखा है कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री बताते हैं कि टॉयलेट कौन सी दिशा में होना चाहिए। आपके टॉयलेट पे ही बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और ये सब, तो ये क्या होता है उसके सही बात है, टॉयलेट बहुत बड़ी असर करता है। टॉयलेट के लिए नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण बेस्ट जगह मानी गई है। और नॉर्थ वेस्ट नहीं मिले तो दक्षिण दिशा सही जगह मानी गई है। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होती। कौन सी जगह पे किस आदमी को टॉयलेट क्या असर करेगा उसका एक नज़रिया है। मतलब लेकिन साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में, अग्नि और नैऋत्य में तो हर हाल में नहीं होना चाहिए, ईशान में नहीं होना चाहिए, कोणों में। और जहाँ तक हो सके ईस्ट की वॉल पर या नॉर्थ की वॉल पर नहीं हो तो चले। हमारे शास्त्रों में 5 महाभूत तत्व की थियरी है, अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश। तो वायु तत्व में अगर टॉयलेट है तो बेस्ट है। वायु तत्व में न हो तो भूमि तत्व में भी चल सकता है, साउथ वेस्ट छोड़कर। जल तत्व में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, और दूसरे ये सभी दिशाओं के अलग अलग देवता है। तो मान लो कि पूर्व में सेंटर में उसका टॉयलेट है, तो वो सूर्य का पद हुआ, सूर्य की जगह हुई। तो ज्योतिष में सूर्य माने गवर्नमेंट, सूर्य माने पिता, सूर्य माने प्रभाव, सूर्य माने पैसा, सब कुछ सूर्य से है। सूर्य माने स्वाभिमान। तो वहाँ टॉयलेट होगा तो उसको पिता से के साथ नहीं बनेगी। गवर्नमेंट जॉब में तकलीफ होगी, अगर है तो प्रमोशन में तकलीफ होगी, और बॉस के साथ नहीं बनेगा। ऐसी दिक्कतें आ सकती है। तो प्रत्येक जगह का अलग अलग फल है। हाँ, मान लो ये दक्षिण दिशा में सेंटर से नीचे गंधर्व नाम के एक देवता का पद है। तो गंधर्व किसे कहते हैं? इंद्र के दरबार में गायक, गाने वाले और बजाने वाले।
तो फिल्म कलाकारों के लिए या ड्रामा से जुड़े हुए, फिल्म से, टीवी सीरियल से, उनके घर में अगर यहाँ जगह टॉयलेट होगा तो नुकसान करेगा। और जिस हमारे जैसे, मेरे जैसा आदमी जिसको फिल्म से, टीवी से कोई सरोकार नहीं, उसको क्या तकलीफ। तो किसको, कौन से प्रोफेशन वाले को कहाँ टॉयलेट रखना चाहिए, इसके भी नियम है, नज़रिया है। ओके, ज्योतिष के बारे में भी कुछ बात हम जानना चाहेंगे आपके नज़रिए से कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। ज्योतिष शास्त्र वेद का अंग है। ओके। हम 4 वेद है और वेद के 6 अंग माने गए, व्याकरण, निरुक्त, छंद, वैसे। इसमें ज्योतिष को वेद पुरुष की आंख कहा गया है। हमारे शास्त्रों में एक पर्सोनिफिकेशन की कल्पना है। ओके। शास्त्रों में, गीता में विराट पुरुष का वर्णन है। ज्योतिष में काल पुरुष का वर्णन है और वास्तु में वास्तु पुरुष का वर्णन है। तो ज्योतिष ऐसी चीज है कि ज्योतिष ऐसा शास्त्र है कि जिससे आप भूत, भविष्य, वर्तमान कैसा ज्योतिषी है उसके ऊपर से निर्भर करता है, आप जान सकते हो। लेकिन आजकल दुर्दशा ये है कि बहुत जगह, बहुत शहरों में अलग अलग जगह पर ज्योतिष के क्लास चलते हैं, ज्योतिष के वर्कशॉप चलते हैं। 5,000, 10,000 जैसा आदमी और 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ज्योतिष सिखाकर सर्टिफिकेट दे देते हैं और वो आदमी फिर ज्योतिष कार्यालय खोल के बैठ जाता है। तो जिसको कुछ डिटेल पता नहीं, तो ऐसे लोग ज्योतिष शास्त्र को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही वास्तु में भी है। वास्तु में भी आधा नॉलेज नुकसान करता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ओके, अगर सपोज मेरा एक घर है जहाँ मैं रहता नहीं हूँ, तो उसका वास्तु दोष भी मुझे लगेगा? नॉट एट ऑल। ओके। और अगर मैं वो घर रेंट पे लेता हूँ कहीं पे, तो रेंटेड पर्सन को लगता है? मकान निवासकर्ता के लिए सुख और दुख का कारण बनता है। तो मैं रेंट पे जाता हूँ तो भी उस घर का वास्तु देख के ही जाना पड़ता है? जहाँ तक हो सके देखना चाहिए। ओके। एक और बात है कि वास्तु में कहा गया है कि प्रारंभिक ग्रंथों में ही है कि हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमारे घर में करना चाहिए, वरना वो कार्य निष्फल होता है। शादी करनी हो, ये करना हो, वो करना है तो भी। अब आजकल तो हम, हमारा घर चाहे कितना बड़ा हो, हम हॉल में शादी करते हैं। तो वो क्या शादी अयुक्त हुई? ऐसा नहीं है। हॉल का जितने समय हम हॉल रखते हैं उसका हम किराया देते हैं, तो इतने टाइम का 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे के हम उस हॉल के मालिक है, निवास करता है। सो ये कतई ऐसा नहीं है कि किराए के घर में हम रहे, कुछ भी करें। आप जगह पे रहते हो तो जगह का इफेक्ट आप पे ही आता है, उसका ही फल मिलेगा। ओके, उसकी एनर्जी आपको ही। ओके, आपके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि जो वास्तु शास्त्र से किसी की लाइफ बदल गई हो या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? किसी व्यक्ति की तो छोड़ो, एक प्रसंग बताऊं कि गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी और उन्होंने ये विधानसभा भवन बनाया। विधानसभा भवन बनने के बाद
राज्यसभा का इलेक्शन था। चिमन भाई को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टरों ने आराम नहीं मुझे छुट्टी, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद केशुभाई पटेल आए, और केशुभाई पटेल के बाद शंकर सिंह और बहुत सारे बदले। उस टाइम चित्रलेखा मैगजीन ने एक सर्वे हाथ लिया था। और कि क्या गुजरात विधानसभा भवन के मकान के बांधकाम में कोई वास्तुशास्त्रीय दोष है क्या। तो सभी शहरों में जहाँ जहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने सब वास्तु वालों को कांटेक्ट किया था। और बड़ौदा में मेरा भी किया था। गोपाल भाई पड्या नाम के चित्रलेखा के प्रतिनिधि थे। तो मैंने कहा भाई, मैंने न विधानसभा भवन देखा है, न उनका नक्शा देखा है। तो उन्होंने कहा कि हम अरेंज कर सकते हैं, मैं ऑफिस पे बोलूँगा। तो फिर उन्होंने अरेंज किया, लेकिन शर्त थी कि उनके सामने बैठकर करना पड़े, वो हमें देंगे नहीं, एज इट इज़ ए सिक्योरिटी जोन। मैंने कहा ठीक है। तो हमने, क्योंकि आर्किटेक्ट मैं नहीं हूँ, तो मैंने 2-4 आर्किटेक्ट स्टूडेंट को बुला लिया और एक राउंड टेबल पे सब बैठे, और फिर उसके ऊपर वास्तुमंडल सुपर इम्पोज किया और सब किया। तो फिर बताया कि भाई वो भवन में 8 कॉलम के ऊपर नीचे पानी था और क्रॉस डोर थे, और जहाँ से एक जगह से अध्यक्ष आवे, यहाँ से सीएम आवे, ऐसा। तो कुछ सुझाव दिए। चित्रलेखा ने उसकी स्टोरी बनाई, आर्टिकल बनाया, और उसके बाद काफ़ी परिवर्तन हुआ। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास गवाह है, नरेंद्र मोदी ने कितने साल गुजारे। सो वास्तु वर्क्स। दूसरा भी एक किस्सा था, कहो तो सुनाओ। हाँ। हमारे यहाँ GSFC है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी। उसका एमोनिया 4 प्लांट बना। उसके बाद उसकी क्वालिटी पे बहुत खराब असर पड़ा, और उसके जो कर्मचारी थे उनके नौकरी जाने की नौबत आई। तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सत्यनारायण की कथा से लेकर विष्णु याग तक करवाया, प्लांट के सब कर्मचारियों ने। तब एक लड़का वास्तुशास्त्र के क्लास में आता था हमारे यूनिवर्सिटी में। तो उसके कोई रिलेटिव होंगे, तो उसने उनके रिलेटिव को बोला कि हम GSFC का वास्तु नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि भाई मेरे प्रैक्टिकल के बदले मुझे भी कहा कि मेरे यहाँ अब हम प्रैक्टिकल में जाते, उसके बदले ये हम GSFC का देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, जाएंगे। तो फिर जो उनके रिलेटिव, लेकिन उनको गवर्नमेंट की है तो पैसा वैसा नहीं देंगे, परमिशन आने जाने की सुविधा हम गाड़ी वाड़ी भेज सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं देंगे। मैंने बोला ठीक है। वहाँ भी 2-4 मीटिंगें उसके प्लानिंग एंड डिज़ाइन के हेड के साथ हुई नक्शे पे, क्योंकि GSFC इज़ ए ह्यूज प्लांट। तो मैंने देखा कि पहले नॉर्थ ईस्ट पूरे का पूरा खुला था, और बाद में नॉर्थ ईस्ट में ही ये अमोनिया 4 प्लांट बना, जिसे वास्तु का सर कहते हैं। और इट इज़ ए, जहाँ वो जगह जितनी खुली हो उतना अच्छा है। 2-3 बार विजिट किया, फिर 2-3 दिन सोचा मैंने भी, क्योंकि ये प्रेस्टीज का भी काम था, प्रतिष्ठा का काम था, और सरकारी भी काम था, हमारे देश की संपदा है। तो फिर सोचा कि हम रॉ हाउस बनाते हैं। तो रॉ हाउस में एक के बाद एक तो कहाँ नॉर्थ ईस्ट मिलता है दूसरे वाले को। तो फिर
उसके डिवीज़न कर दिए और एक वॉल बनाने को बोला। ओके। इत्तेफाक से वहाँ वॉल थी ही, 2-3 फीट नीचे थी, तो उन्होंने ऊपर थोड़ी कर ली ओके। और जीएसएफसी चल पड़ा, उसके शेयर भी फिर से हाई हुए। ये भी एक वाकया है। ओके। तो ऐसे कई है ऐसे उदाहरण। ओके। अगर किसी को अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए कुछ वास्तु में सॉल्यूशन है क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके। हाँ, एक बात है कि इनकम मेहनत से मिलती है और प्रारब्ध से मिलती है। ओके। चाहे हाँ, आप इनकम बढ़ा नहीं सकते लेकिन खर्च तो कम कर सकते हो। कर सकते हो, हाँ। बस यही है। ओके। हाँ, वास्तु के हिसाब से मकान होगा तो आपको पैसे भी मिलेंगे, शांति भी मिलेगी। ओके। लेकिन अगर आपकी दशा खराब है कुंडली के हिसाब से, हाँ। तो दोनों देखना देखना पड़ता है। ओके। हमने देखा है ज़्यादातर लोगों के घर में कोई बीमारी रहती है तो बोलते हैं कि वास्तु दोष है। हाँ, वो पॉसिबल है। तो वो ऐसा क्या होता है जो बीमार रहते हैं उनके घर में? बीमार रहते हैं उसके घर में साउथ वेस्ट चेक करना चाहिए। ओके। नैऋत्य में अगर पानी का स्रोत है, ओके। टॉयलेट है, बाथरूम है, अंडरग्राउंड टैंक है, ओके। तो बीमारी और फिजूल खर्ची ओके मस्ट होकर ही रहती है। ऐसा ही अग्निकोण में, अग्निकोण में भी अगर टॉयलेट है, बाथरूम है, वो यूटिलिटी है, तो स्त्रियों को बीमारी होगी। ओके। नैऋत्य में घर के मुखिया को। ओके। और ईशान भी बच्चों को बीमार करता है। ईशान में तो हर हाल में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओके। जो बच्चे स्टडी करते हैं तो उनका स्टडी टेबल किस दिशा में होना चाहिए? आइदर फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ। ओके। पूर्व या उत्तर की ओर। वैसे नियम यह है कि अपनी राशि को पीठ दिखा करके नहीं बैठना चाहिए। ओके। तो मान लो कि मेष, सिंह और धन राशि पूर्व की राशि है, तो उनके लिए पूर्व अच्छी है। लेकिन पूर्व नहीं मिले तो कोई भी दिशा में बैठ सकते। नॉर्थ फेसिंग अच्छा है और वेस्ट फेसिंग भी बैठ सकते हैं, लेकिन पूर्व की ओर पीठ दिखा करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसे ही सभी दिशा अपनी राशि को पीठ दिखा करके नहीं बैठना है। बेस्ट ऑप्शन इज ईस्ट एंड नॉर्थ। ओके। वास्तु में कलर जो आते हैं उसका भी कोई प्रभाव रहता है? हाँ, होता है। ओके। हर एक देवता के वास्तुमंडल में जो देवता है उनके कलर्स है। ओके। और हमारे इंद्रधनुष में जो 7 रंग है वही 7 रंग में से सफ़ेद कलर, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड रेड, ये 5 वास्तु के कलर है। वैसे ब्लैक कलर को अशुभ माना गया है, लेकिन आपको शांति कब मिलेगी? रात को ही मिलेगी। हाँ, अंधेरे में। हाँ? शांति का अनुभव रात को ही होगा, अंधेरे में ही होगा। हाँ। दिन के उजाले में आप शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। ओके। तो हर एक रंग के प्रत्येक देवता का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। वो तो काफ़ी टाइम चला जाए इस पर चर्चा करने बैठे तो हम। लेकिन है, मगर अगर कोई घर बनाता है तो वाइट रखे वो अच्छा है या कलरिंग दीवार रखे वो अच्छा है? नहीं, सबसे पहले तो सफ़ेद रंग ऐसा रंग है, हमने स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक साइंस में प्रयोग आता था। वो इंद्रधनुष के 7 रंग एक चक्कर पे रहते थे और उसे गोल गोल घुमाते थे तो सफ़ेद रंग हो जाता था, दिखता था। तो वाइट कलर में सभी रंग समाहित है, इसलिए वाइट कलर इज ऑलवेज बेस्ट।
ओके, सभी राशि के लिए, सभी घर सभी के राशियों के लिए लिए वाइट कलर करवा दो वाइट आप तो। कलर इज ऑलवेज बेस्ट ओके सबके लिए। ओके। कहते हैं कि बच्चों के बेडरूम में थोड़ा अलग कलर कराए तो कौन सा करवाएं? बच्चों के बेडरूम में बच्चों के पर सबसे पहले तो लाइट कलर होना चाहिए। ओके, लाइट कलर। हम्म। हाँ और बच्चा कितना है उम्र का, इसका भी ओके, असर होता उसका भी शायद। है। ओके। पढ़ने वाला है हम्म बच्चा, मैच्योर है, 10th या 12th में है या कॉलेज में है, हम्म तो उसमें ऐसे डार्क कलर नहीं चाहिए, ओके, लाइट कलर लाइट चाहिए, कलर। जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़े। हाँ हाँ। डार्क येलो कलर है हम्म वो गरम कहलाता है, हम्म तो वहाँ कंसंट्रेशन कम रहता है कम कभी रहता है। कभी। ओके। रेड का भी ऐसा है। हम्म। तो कलर का महत्व है, लेकिन वास्तु में बेस सबसे पहले जमीन है। ओके। जमीन अच्छी होनी चाहिए, और खास करके लेवल। हम्म साउथ वेस्ट शुड बी ऑलवेज हाईएस्ट ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट लोएस्ट, हम्म और उसके हिसाब से साउथ हाई एंड नॉर्थ लो, वेस्ट हाई एंड ईस्ट लो। हम्म तो लेवल का असर आर्थिक स्थिति पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। ओके। अगर आपको पैसे कमाना है, लेवल कंपाउंड का लेवल हम्म अच्छा रखिए, हम्म और घर में स्टेपिंग मत बनवाइए। स्टेप जो आते हैं अपने वो। स्टेप्स आते हैं, हम्म उससे लेवल बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। ओके, घर का और कंपाउंड का एक ही वो होना चाहिए सर, यानी स्टेप नहीं होना नहीं, चाहिए। घर के अंदर स्टेप नहीं होना चाहिए। ओके, अंदर स्टेप नहीं हाँ, होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा आर्किटेक्ट डिजाइन कर दे कि एक दो स्टेप चढ़े, फिर आप हाँ, दूसरे दूसरे कमरे में कमरे में गए, जाते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं पूरा। प्लेटफॉर्म हाँ बनाते हाँ। ऐसा। तो वो सोच समझ के बनाना चाहिए। ओके ओके। अब पेंटिंग जो होती है, जो हम फोटो वगैरह रखते हैं, तो वो कौन से भगवान देवी देवताओं के फोटो हम रख सकते हैं, तो कौन से कोने में रख सकते हैं? देवी देवताओं में ये जो पंच महाभूत तत्व है, ये पंच महाभूत तत्व के 5 देवता है मुख्य। पृथ्वी तत्व के देवता गणेश है। तो पृथ्वी तत्व किसे कहते हैं कि साउथ के नीचे के आधे के भाग से लेकर वेस्ट के आधे भाग तक पृथ्वी तत्व है, ब्रह्म स्थान को छोड़कर। तो वहाँ कहीं भी गणेश जी की मूर्ति फोटो लगा सकते हैं। हाँ। अग्नि में के देवता सूर्य है। ओके। तो वहाँ सूर्य। हम्म जल तत्व के देवता शेषशाही विष्णु है, और वायु तत्व की देवी है, तो वहाँ देवी लगाइए, का चित्र लगाइए। और ब्रह्मस्थान महादेव है, तो मुख्य है। तो ब्रह्मस्थान में महादेव का एक चित्र लगाइए या कुछ भी लगाइए। एक बार एक अच्छा सवाल पूछा आपने। देवताओं का, अरे हमने संस्कृत महाविद्यालय में जो लोग हमारे प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट या डोनेशन दे, उसके घर में वह फ्री वास्तु करते थे, देखने जाते थे। तो एक बार एक आदमी आया, बोला हमारा देखना है। तो ठीक है, तो मैं आपको पैसा दूं या यूनिवर्सिटी में भरूं? मेरे को सब एक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में भरो, ये एडवर्टाइजमेंट यूनिवर्सिटी की है। तो फिर मैं देखने का बता, ये करो ये करो। तो उसने बोला मुझे तो ये डिमोलिश करके 0 करना है। मैंने कहा भाई, और मैं रेलवे की टंकी बनाता हूँ, तो आप अगर का भी मेजरमेंट बोलोगे तो मैं ला दूंगा।
अब चिंता मेरी थी कि वो की बात करता है, मैं सेंटीमीटर में भी ला पाऊंगा कि नहीं। नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा उनको वास्तु ही सिखा देता हूँ। तो उसको 3 दिन मैं को, भाई आप आर्किटेक्ट हो, हाँ ये यहाँ रखना चाहिए, यहाँ से ये लेवल ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में ऐसा ऐसा सब कुछ बता दिया। फिर 1-1.5 साल के बाद वो आया, तब भी क्लास चालू था हमारा। सर हमारा मकान हो गया, आप देखने आना। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने तो बहुत वास्तु के हिसाब से पूरी बैच को लेकर, नहीं आप अकेले आना। ठीक है, गया तो बहुत प्लानिंग के हिसाब से बराबर बनाया था। ऐसा तो ऐसे जैसे गया मैं ऐसे ऊपर नीचे थे, तो उसने खुद ही बोला, साहब ये ब्रह्मस्थान का कॉलम देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। आपने बताया था, फिर भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते वक्त मेरे दिमाग में नहीं रहा, और 3 मंजिल का लोड इस पे ही है, इस पे ही है। इसीलिए आपको अकेले बुलाया कि अब इसका क्या करें, तोड़ तो नहीं सकते। फिर मैंने कहा मुझे भाई 1 दिन दे, सोचने दे। फिर मैंने कहा दूसरे दिन रात भर सोचा कि ये ब्रह्म स्थान है तो शिव का स्थान है, इसे ही ब्रह्मा बना दो। कोई जैसे चबूतरा बनाते हैं ना पेड़ के आगे पीछे, हाँ। ऐसे में कोई थोड़ा 9-9 इंच का एक कॉलम के आजू बाजू खुली जगह है तो कर दो, और यहाँ सेल्फ लगा के चतुर्मुख ब्रह्मा की मूर्ति, कारवण में हमारा मंदिर है, वो चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो चारों दिशाओं में वो लगा दे। और ब्रह्मा का नैवेद्य है अमृत कुंभ। तो अमृत कुंभ तो आजकल कलयुग का अमृत है, पंचामृत, दूध दही घी चीनी और मध। तो शक्कर और मध तो नैवेद्य धराओ सुबह में, और शाम को गाय को कुत्ते को खिला दो या जलाशय में प्रवाहित कर दो। तो और दूसरा वास्तु पूजन खास करवाना। और ये जो कोलम है ना, वहाँ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवायामी स्थापयामी करके ब्रह्मा की स्थापना ही करवा दे। बराबर। तो ऐसा करवाया साहब, वो अभी अमेरिका में है, 1 साल 1.5 साल में, और उसको ब्रह्मस्थान का कोलम कुछ भी हानि नहीं पहुंचा। तो सबका सॉल्यूशन है। लोगों को लगता है कि अगर हम वास्तु घर का दिखाएंगे तो हमको कोई तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, मगर तोड़ फोड़ किए बिना भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, आना चाहिए बस। आजकल क्या होता है कि लोग यहाँ ये तार लगा दो, यहाँ ये पिरामिड लगा दो, यहाँ ये लगा दो। क्या है कि लोग फीस मांग नहीं सकते, और ये लगा दो ऐसे पैसे मांगते हैं। इसके कारण ये यहाँ जियोपैथिक ट्रेस्ट है, लेकर एंटेना लेकर आएंगे। तो लेकिन सबका सॉल्यूशन है हमारे वैदिक वास्तु पर। ओके। घर में नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? सबसे पहले तो घर में नेगेटिव ऊर्जा हो ये जरूरी नहीं है, बराबर, जरूरी नहीं है। और मान लो कि आपके घर में डस्टबिन है, और डस्टबिन उसमें आप वो दूध की थैलियाँ डालते जाओगे, 2 दिन तक खाली नहीं करोगे, तो वहाँ नेगेटिव होगा ही। सो नेगेटिविटी। दूसरा, जहाँ कूड़ा कचरा हम इकट्ठा करते हैं, जो बिन जरूरी चीजें का स्टोर करते रहते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं, तो वहाँ नेगेटिविटी आती है। ओके। तो बिन जरूरी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके। तीसरी बात खास बताऊं, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मोर, पिकॉक, उसका चित्र, मयूर पंख, ये बेडरूम में हर हाल में ना रखे। ओके। बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन बेडरूम लाइफ। ओके। सो ये खास ध्यान रखने वाली बात है। मोर का चित्र भी नहीं रख सकते बेडरूम? मोर का चित्र भी नहीं, मोर का पंख भी नहीं। ओके।
तस्वीरों का भी प्रभाव होता है हमारे उसके अंदर जीवन के अंदर, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम ब्राह्मण हैं तो हमारे घर पे परशुराम की तस्वीर थी, और जब से वो तस्वीर आई थी उसके बाद घर में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे थे। लोगों का गुस्सा बढ़ गया था, छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे थे। और जैसे ही वो तस्वीर हमने निकाली उसके बाद थोड़ा प्रभाव कम हो गया था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किया था। तो उसका कोई प्रभाव होता है क्या? पहले तो परशुराम की तस्वीर कौन सी दीवार पे लगाई थी आपने, ओके। ये जानना जरूरी है। सप्त चिरंजीवियों में परशुराम का नाम है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपः हनुमंश्च विभीषण परशुरामस्य कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना, चिरंजीवी है। अगर आपने दक्षिण दिशा में परशुराम की तस्वीर लगाई हो तो वो तकलीफ। ओके। अच्छा, पूर्व या उत्तर में लगाई हो तो इतनी बाधा नहीं हो सकती। दूसरी बात कि परशुराम ब्राह्मण है लेकिन वो क्षात्र तेज है उनका। पिताजी के जमदग्नि के कहने पर उन्होंने अपनी माता रेणुका का सर काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया था, फिर सजीवन भी करवाया था, ये अब अलग बात है, लेकिन आज्ञापालक थे। क्षत्रियों को पृथ्वी 21 बार बिना क्षत्रिय वाली की थी, तो वो गुस्से वाले तो थे ही। तो हो सकता है उसका असर, क्योंकि आजकल हम लोग व्हाट्सएप बहुत देखते हैं, फेसबुक बहुत देखते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, और जो लोग परशुराम को जानते नहीं वो जय परशुराम कर से परशुराम बन करके विधर्मियों का वध करो, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। परशुराम ऋषि थे। परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में विधर्मियों के सामने लड़ने के लिए परशुराम के नाम का उपयोग चल रहा है, और ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहाँ तक देयर शुड बी लिमिट। विष्णु का अवतार थे वो, और परशुराम के बाद राम अवतार हुआ। राम और परशुराम इकट्ठे हुए, फिर परशुराम चले गए राम जी को। ये रामायण की भी कथा है। हाँ, वो धनुष जब तोड़ा उसके बाद परशुराम आए थे, फिर गए। ओके। तो यानी तस्वीरों की भी इफेक्ट होती है। ओके। तो बेडरूम में कौन सी तस्वीर नहीं रख सकते? आपने मोर की तो बताई। मोर की नहीं रखो, बाकी कोई भी रखो। ओके। दूसरा, तस्वीरों में तो क्या है कि शेर की तस्वीर, हिंसक प्राणियों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, खास करके। ओके। एक मजा का किस्सा सुनाओ। एक वास्तुशास्त्री थे, बड़ा कुर्ता धोती पहनते थे, तिलक करते थे, और वो बड़ी एसयूवी लेकर के जहाँ भी जाना है जाते थे। साथ में एक शिष्य रहता था। तो कोई भी उसके देखा ना, देखो भाई ये वाघ का चित्र है, यहाँ घर में नहीं रख सकते हिंसक प्राणी। चले काम कर, अपने शिष्य को यहाँ से उतार दे और अपनी गाड़ी में रख दे, क्योंकि ये रहेगा तो फिर कहीं भी लगा देंगे। ऐसा उठा करके ले जाते थे। ऐसे भी थे लोग, मजेदार किस्से होते। एक वास्तु शास्त्री थे, कोई फैक्ट्री वाले ने उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि ये दक्षिण की दीवार ऊंची कर दो। तो उन्होंने 2 फीट ऊंची करवाई। तो क्या कि वो मजदूर लोग होते हैं ना, वो दीवार के सहारे ही थोड़ा झोपड़ी जैसा बना करके वहाँ रहते हैं। बनाई और रात में दीवार गिरी। नसीब से कोई
फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ, जानहानि नहीं लेकिन वो जो मजदूर थे उनका सामान वामान सब हो गया। फैक्ट्री मालिक ने वो वास्तु वाले पर केस किया ओह। कि भाई तुमने दीवार बनाने को कहा था, दीवार गिर गई और ये हमारा नुकसान हुआ। केस चला। पूछा कि तुमने, मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुमने ये दीवार क्यों ऊंची करवाई? तो बोला साहब, दक्षिण की दीवार उत्तर की अपेक्षा ऊंची होनी चाहिए। बोला तुम उत्तर की दीवार नीची भी तो करवा सकते थे। मैजिस्ट्रेट ने पूछा हाँ, ऊपर करवाई तो नीचे करवाई। आपको क्या स्ट्रक्चर मालूम है? 2 फीट का जो वजन इस दीवार में वहन करने की क्षमता थी, ये आपने जांच की? तो फिर क्यों कॉम्पनसेशन दो? तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी किस्से घर में क्लॉक कहाँ पे रखना चाहिए? सूर्य की दिशा पूर्व दिशा है। ओके। सूर्य जैसा नियमित कोई नहीं। ओके। वो जिस टाइम पे उदय होना है उदय होता है, अस्त होना है अस्त होता है, और घड़ी भी इतनी ही नियमित है। तो सूर्य पूर्व दिशा में, सुबह में पूर्व दिशा में होता है, मध्याह्न काल में दक्षिण में होता है, सायं काल में पश्चिम में होता है, और मध्य रात्रि में उत्तर में होता है। तो सूर्य चारों दिशाओं में होता है। तो अगर आपको क्लॉक रखनी है तो या तो पूर्व दिशा के सेंटर में, दक्षिण दिशा के सेंटर में, पश्चिम के या उत्तर के सेंटर में रखनी चाहिए। ओके। ड्राइंग रूम में ही ज़्यादातर रखते हैं या किचन में रखते हैं, ताकि रसोई बनाते बनाते गृहिणी टाइम देख सके। तो सेंटर बहुत अच्छी जगह है ओके सूर्य के लिए। ओके। हमने सुना है बेडरूम में आप मिरर नहीं लगा सकते। मिरर तो लगा सकते हैं, लेकिन हम सोए हुए हो तो हमारा प्रतिबिंब मिरर में नहीं पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके। नहीं तो मिरर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। ओके। लेकिन या तो उसके ऊपर कर्टेन लगा दो, ओके, या तो फिर अंदर की साइड में रखो, और इस तरह से ड्रेसिंग टेबल या ड्रेसिंग का डिज़ाइन करो कि हमारा प्रतिबिंब मिरर में नहीं दिखे। ओके। नहीं तो मिरर हो तो कोई टेंशन हो नहीं। तो कोई टेंशन नहीं। ओके। वास्तु दोष होता है तो कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? वो तो दोष के ऊपर निर्भर है। ओके। कौन सा दोष है, कौन सी दिशा में है। लेकिन एक सिंपल रेमेडी बता दूं, अगर जल तत्व का दोष है तो शेष शाही विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्र जल तत्व के दीवार पर ईशान या उत्तर या पूर्व में लगानी चाहिए। विष्णु सहस्त्र के पाठ करने चाहिए, क्योंकि जल तत्व के देवता विष्णु है। अग्नि तत्व का दोष है तो अग्नि तत्व के देवता सूर्य है, तो गायत्री जप करना चाहिए, आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए। ओके। पृथ्वी तत्व का दोष है तो या सूर्य का 7 घोड़े का रथ लगाना चाहिए। पृथ्वी तत्व का दोष है तो पृथ्वी तत्व के देवता गणेश है, तो गणेश के लिए गणेश की प्रतिमा फोटो लगाइए, लेकिन वो गणेश 4 हाथ वाले आसन पर बैठे हुए ऐसे होने चाहिए, मॉडर्न गणेश नहीं होने चाहिए। दूसरा, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, उससे भी सहाय होती है। वायु तत्व की अधिष्ठात्री देवी है तो कुल देवी का फोटो रखो या कोई भी देवी का फोटो रखो, और ब्रह्मस्थान के देवता शिव है तो शिव की पूजा करो। ब्रह्मस्थान खुला रख सकते हो, नहीं रख सकते हो तो ब्रह्मस्थान का नैवेद्य है पंचामृत। वैसे अमृत कुंभ कहा जाता है, लेकिन कलयुग का अमृत पंचामृत ही है, तो उसका नैवेद्य धराओ। एक किस्सा सुनाऊं साहब, 2017 में
मैं टांजानिया गया था, एक दोस्त ले गया मुझे। हम्म, बहुत साल टाइम से कहता था चलो चलो, मैं आज कल। फिर वो अब तो आपकी क्लास पूरे हो गए, वैकेशन हो गया, ये हो गया, चलो अब तो चलना है आपको, तो ले गया। तो उसकी तो एक दुकान थी और घर था, हम्म, एक ही दिन में सब दोनों देखा, फिर क्या करने का था। हम्म, तो उसने बोला मेरा एक दोस्त है, आप यहाँ चाहे कंसल्टिंग मत करो, लेकिन विक्टोरिया लेक के किनारे पर उसने 5 स्टार होटल बनाई है और एक दिन भी नहीं चली, हम्म, और इतना खर्च किया है कि अगर वो नहीं चली अब तो उसको नादारी क्या लॉस में हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, बेचनी पड़ेगी, कोई खरीदार नहीं मिलता है, तो देखना पड़ेगा। तो ठीक है देखेंगे। तो मैं गया उनके साथ, तो देखा तो किसी ने एक बड़ा बाम्बू लगाया था, उसके ऊपर 12 सूर्य लगाए थे। हाँ, तो मैंने कहा ये क्या है। तो भाई मेरे को सबसे पहले तो एंट्री में ही आपने वेद खड़ा कर दिया, ये बाम्बू हटा दो अभी का अभी, और ये सूर्य विक्टोरिया लेक में सब बहा दो। फिर अंदर गए। अब कोई वास्तु शास्त्री ने उसे ऐसा उठ पटांग समझाया था कि किचन तो अग्नि में ही होना चाहिए, हम्म, और भोजनशाला वास्तुशास्त्र में पश्चिम में कही गई है, तो अग्नि कोण में किचन बनाया उसने, किचन का बिल्डिंग, और उसके बीच कम से कम 500 मीटर का फासला, और वहाँ बैंक्वेट बनाया, डाइनिंग हॉल बनाया और सब, और नॉर्थ में उसने कमरे बनाए, विले, और नॉर्थ और ईस्ट दोनों में। अब 500 मीटर की दूरी तय करते करते खाना ठंडा हो जाए, इतनी बड़ी जगह थी। लेकिन उसको एक जुनून था कि मुझे ये होटल बनाना ही है। उसने बेल्जियम से कारीगरों को बनवाकर ग्लास का फ्लोरिंग करवाया था। तो उसने क्या किया, किचन से लेकर के बैंक्वेट हॉल तक टनल बनवाई जमीन में, और लिफ्ट लगाई। टनल में वो रेलवे स्टेशन और एरोड्रम पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती है, उसको ऐसी गाड़ियाँ मंगाई, मॉडिफाई करके उसके ऊपर सब रसोई का फूड सीधा जाए और लिफ्ट में ऊपर चला जाए। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो पूरा प्लॉट था उसका ब्रह्मस्थान में टनल आ गया। अब वो इतना परेशान था कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पढ़ करके वास्तु आधा तो सीख गया था। तो उसने ही मुझे पूछा कि क्या आप ये टनल बंद करवाओगे। मैंने कहा आपने इतना सारा खर्च किया है तो मैं कुछ बंद नहीं करवाऊंगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इट इज़ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये टनल की एंट्री और एग्जिट पे एक सेल्फ लगा दो दोनों साइड में, और ब्रह्मा जी का फोटो लगा दो दोनों साइड में। तो ब्रह्मा जी के फोटो मेरे साथ लैपटॉप था, तो लैपटॉप में थे, तो मैंने कहा प्रिंट आपको निकलवानी पड़ेगी। और यहाँ वो पंचामृत का नैवेद्य का ही उपाय बताया। मैंने कहा आपके पास 5 स्टार होटल है, स्टाफ है, किचन है, सब कुछ है, और वो कुल्लड़ ले आओ, कुल्लड़ में पंचामृत भर के दोनों साइड में रखने का, शाम को विक्टोरिया लेक में बहा देने का। और उसका जो रहने की जगह थी वो एल शेप में थी, जो एक विंग नॉर्थ में और एक ईस्ट में थी। तो नॉर्थ और ईस्ट में विंग हो तो ऐसा एल शेप नहीं चलता। तो मैंने कहा इसको अलग कर दो। तो वो फैब्रिकेशन से ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस स्टेयरकेस था।
तो इतना कह करके मैं तो चला आया। वो भी इतना फास्ट था कि दूसरे दिन इंजीनियर हाँ। को बुलाया, ये सब किया, 2-3 दिन में सब कर दिया। फिर मैं गया वो जंगल सफारी में घूमने के लिए। तो वो 31 का माहौल था। तो 1 तारीख या 2 तारीख को मैं वापस आया, तो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। हम्म, तो बोला, "ओ, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए हैं, कब आएंगे?" रोज ताकि वो आ जाएंगे कल। उसको 31 दिसंबर का $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला ओह, ये करने के बाद। तो पागल सा हो गया ना। अरे बेचने का था, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर। बिलियन। क्योंकि उसके पास एक 10,000 स्क्वायर फीट का टेंट पार्टी प्लॉट था, वो भी कभी गिरा है, वो भी चला गया, सब रूम बुक हो गए, बैंक्वेट फुल, 31 पार्टी फुल, $1 बिलियन। इतने छोटे से उपाय से। इतने छोटे से उपाय से। ओके। तो पर क्या लोगे, मेरे को कुछ नहीं। हाँ। हाँ, मैं यहाँ कमाने नहीं आया, दोस्त के साथ है, और आप मेरे दोस्त के दोस्त तो मेरे दोस्त हुए। ऐसा नहीं चले साहब। फिर मेरे दोस्त ने बोला कुछ तो लेना पड़ेगा। फिर $1,000 मैंने लिए उससे। आज भी उसके फ़ोन आते हैं। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए तो डेफिनेटली, यानी लोग वास्तुशास्त्र से छोटे से उपाय से भी अपनी घरों में खुशी ला सकते हैं। खुशी ला सकते हैं। ओके। बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए? बेडरूम सभी दिशा में ब्रह्म स्थान को छोड़कर चल सकते हैं। ओके। लेकिन किसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, इसके लिए कुछ नियम है। अगर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नैऋत्य में है और 2 लड़के हैं, तो बड़े लड़के का वे साउथ में होगा और छोटे लड़के का नॉर्थ में। वैसे छोटे बच्चे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में रहेंगे। और रिटायर्ड जो वडील है, पेरेंट्स है, लेकिन जो वर्किंग नहीं है, रिटायर्ड, बिल्कुल रिटायर्ड है, आराम करते हैं, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट। ओके। क्योंकि वास्तु में ग्रहों की दिशाओं के ग्रह भी है। ओके। तो ईशान का गुरु है। तो गुरु है तो गुरु का मान सम्मान वहाँ रहेंगे, तो गुरु जैसा पूज्य भाव उनके प्रति रहेगा। और कहीं ऐसा होता है कि बड़ा फैमिली है और कोई लड़की को ब्याही और फिर डिवोर्स हो गए और वापस आ गई घर, तो अकेली रहती है, तो उसका बेडरूम अग्निकोण में होगा। ओके। क्योंकि वहाँ शुक्र की जगह है, तो स्त्रियों के लिए अच्छी जगह है। लेकिन जिस लड़की को हमें ब्याहना है, विवाह करना है, शादी करनी है, उसको वायव्य में, क्योंकि गतिमान वायु है। तो इस प्रकार किसको कहाँ रखना है उसके लिए भी अलग है, बाकी कहीं भी रख सकते हैं। ओके। कौन सी तरफ सर करके सोना चाहिए, और बोले तो नहीं सोना चाहिए, कौन सी तरफ? पश्चिमोत्तर साई स्यात् शक्रस्यापि श्रियम हरेत। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सर करके सोने वाला आदमी चाहे इंद्र जैसा हो तो भी वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। ओके। स्नानम रजक तीर्थेषु, रजक तीर्थ माने जहाँ धोबी कपड़े धोता हो वहाँ स्नान करना। भोजनम गणिका गृहे, गणिका के घर में भोजन करना। स्नानम रजक तीर्थेषु भोजनम गणिका गृहे पश्चिमोत्तर साई स्यात् शक्रस्यापि श्रियम हरेत, ऐसा विधान है। तो पश्चिम और उत्तर की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। ओके। क्योंकि वास्तु का प्रभाव, वास्तु का अधिकार जो क्षेत्र है वो भूमि है, दूसरा शयन है, तीसरा यान है। भूमि, शयन और यान। तो शयन में हम बेड किसके लिए कितना होना चाहिए, मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, उसके भी नियम है। ओके। इतना ही नहीं,
पति और पत्नी को कौन सी दिशा में पति को सोना चाहिए, कौन सी दिशा में पत्नी को सोना चाहिए, उनका भी नियम है। ओके। अभिषेके रथे मंचे पत्नी वामतो भवेत। वाइफ को गाड़ी में बैठना है तो वाइफ हस्बैंड के लेफ्ट हैंड पे बैठती है, हाँ। बैठना चाहिए। हाँ, हाँ। अपने यहाँ ऐसा ही होता है ना, मंच पर भी ओके, लेफ्ट हैंड में बैठना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लिए। प्रासाद भी एक मंदिर का भी एक वास्तु है। भूमि प्रासाद शयन यान गाड़ी के लिए भी है। चाहे इको गाड़ी हो या वॉक्सवैगन हो या BMW हो या कोई भी गाड़ी हो, रोल्स रॉयस हो, उसमें एक्सल कहाँ होनी चाहिए है, मशीन कैसा कहाँ होना चाहिए, सबके वास्तु। ओके। अगर हमारे पास शॉप है, दुकान है, तो दुकान में जो काउंटर होता है जहाँ पे पैसे वगैरह होते हैं, गल्ला होता है, वो कौन सी दिशा में होना चाहिए? सबसे पहले तो शॉप आपकी कौन सी डायरेक्शन में है, ये महत्वपूर्ण है। दक्षिणाभिमुख अगर मकान दुकान है तो वो बहुत बढ़िया है। ओके। साउथ फेसिंग दुकान बहुत अच्छी है। वैसे तो कोई भी फेसिंग, सभी दिशाएं भगवान की बनाई हुई है, न कोई शुभ है न कोई अशुभ है। आप उसका उपयोग कैसे करते हो इसके ऊपर इसका रिजल्ट का आधार है। सबसे पहले तो गल्ला या जो कैशियर जहाँ बैठेगा वहाँ ही गल्ला होगा। प्रैक्टिकल बात यह है। अगर साउथ फेसिंग दुकान है और हम साउथ की ओर से एंट्री है तो हम वेस्ट में ही बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट में वो गल्ला आएगा। तो वो नॉर्थ की ओर खुले तो अच्छी बात है। ऐसे ओके। अगर ईस्ट में है, ईस्ट फेसिंग दुकान है, तो हम साउथ की वॉल से बैठेंगे। तो ईस्ट नॉर्थ फेसिंग करके बैठेंगे। तो गल्ला पीछे तो रख सकते नहीं हम, पैसे का काउंटर नीचे यहाँ ही रखना पड़े। तो वो या तो वेस्ट में खुलेगा या साउथ में खुलेगा। ओके। सो कौन सी दिशा, हाँ अगर घर की तिजोरी है तो उसमें नॉर्थ या ईस्ट प्रॉस्परस मानी गई। ओके। ओके। घर के अंदर यंत्र भी रखते हैं, शॉप दुकान के अंदर भी रखते हैं, तो कौन सा यंत्र घर के अंदर रखना चाहिए? सबसे पहले तो यंत्र माने मशीनरी। ये मोबाइल भी एक यंत्र है, घड़ी भी एक यंत्र है, माइक भी एक यंत्र है। अगर घड़ी, मेरे पास घड़ी है लेकिन घड़ी में सेल नहीं है तो घड़ी नहीं चलेगी। मैं एक हाथ में सेल रखूंगा और बोलूंगा मेरे पास सेल है, अरे भाई सेल उसमें डालना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर साइज का सेल नहीं होगा, जिस घड़ी की साइज में जो फिट नहीं आएगा, क्योंकि वॉच में बटन सेल ही चाहिए और इसमें वो पेंसिल सेल ही चाहिए, तो तब तक घड़ी नहीं चलेगी। सेल है लेकिन रिफ्यूज हुआ है तो भी नहीं चलेगी। सही सेल डालने के बाद भी अगर हमने सही समय नहीं मिलाया तो घड़ी समय सही नहीं बताएगा। सो यंत्र इज ए सिस्टम, कहने का मतलब ये है यंत्र इज ए सिस्टम, एक पद्धति है। जब तक उसे मंत्र की शक्ति नहीं मिलेगी और वो भी प्रॉपर मंत्र की शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक यंत्र काम नहीं करेगा। ओके। सो मैं तो ये कहूँगा कि यंत्र वगैरह कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जो लोग यंत्र का, लोग मेरु पृष्ठ श्री यंत्र, भूपृष्ठ श्री यंत्र, कुर्म पृष्ठ श्री यंत्र, ऐसे
लक्ष्मी कुबेर यंत्र वगैरह वगैरह बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत सारे बिकते भी है, लेकिन जब तक आप खुद कुछ नहीं करो उसका कोई रिजल्ट कोई नहीं रीज़न मिलेगा। नहीं है। ओके, बहुत प्रैक्टिकल बात बताई आपने। डेफिनेटली बहुत सारी बातें हो गई है और ये पॉडकास्ट भी बहुत लंबा खींच गया है अभी तो आज के लिए ये बातें यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपका ये बहुत मूल्यवान नॉलेज हमको दिया। ऐसे ही दूसरे पॉडकास्ट के लिए भी हम आपको इनविटेशन देंगे, एक और टॉपिक पे फिर से हम बात करेंगे कभी जब वक्त ओके, होगा, थैंक यू। है ना। थैंक यू सो मच कनु भाई, थैंक यू। धन्यवाद।